हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज एक नया चैप्टर यानी कि चेंज इन पीएसआर का चैप्टर आपने खत्म कर दिया है और सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आज एक नया चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन के नाम से पता ही लग जाता है कि एक नया पार्टनर आना है। तो इसका मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब कि आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है, उसके अंदर एक नया पार्टनर आना चाहता है। चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर आपके 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो भी आप एक नया पार्टनर का इंतजार कर सकते हैं, एक नया पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। तो आपके पास जो ओल्ड फर्म चल रही है उसके अंदर से एक नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है तो इसका मतलब आपके पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो गया, जबकि आपने चेंज इन पीएसआर में भी इसको समझा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्म दोबारा से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि फर्म बंद करके आपको दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के अंदर एडमिशन का जो टॉपिक है आप पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर न्यू फर्म बनेगी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। आपके पास नई फर्म बनेगी। अब नई फर्म नए पार्टनर के साथ मतलब पुराने पार्टनर तो हैं ही और नया पार्टनर भी आ गया, उसको इंक्लूड करके आपकी एक नई फर्म बन जाएगी। इसका मतलब कि आपके पास जो भी ओल्ड एग्रीमेंट हुआ करता था पार्टनरशिप के अंदर, नए पार्टनर के आने की वजह से वो अब खत्म हो गया है, एंड हो गया है उसका। अब आपके लिए एक नया पार्टनर जब जैसे ही फर्म के अंदर एडमिशन लेगा तो आपके लिए फर्म भी एक नए रूप में आ गई है, इसलिए एक नया एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। तो न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। न्यू एग्रीमेंट आपके लिए आ जाएगा फर्म के अंदर। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक नया पार्टनर आ गया है, नई शर्तें होंगी, नई बातें होंगी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, तो नया एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। या तो वो ओरल हो सकता है या फिर आपके लिए वो रिटर्न में हो सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि नया एग्रीमेंट रिटर्न में होगा या ओरल होगा। आपकी मर्जी है, जैसे आपने पहले एग्रीमेंट बनाया होगा वैसे भी आप बना सकते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमको इस बारे में कुछ बताता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, न्यू partner shall not be admitted in firm unless the existing partners agrees or partnership deed allows। यानी कि नया पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में एडमिट किया जा सकता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अलाउ करेंगे। यानी कि एग्री हो जाएंगे, कि सभी लोग एग्री होंगे, तब ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर एग्रीड। एंड या ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप डीड अलाउ ही ना करती हो, कि नया पार्टनर आएगा तो हम एडमिट कर पाएंगे, तो आपकी पार्टनरशिप डीड भी अलाउ करनी चाहिए। और या सभी पार्टनर्स एग्री कर दें तो आप पार्टनरशिप डीड में चेंजेस लाकर उसको अलाउ कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो नया पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे और पार्टनरशिप डीड अलाउ कर देगी उनको। तो इसकी वजह से आपके लिए एडमिशन आसानी से हो सकता है न्यू पार्टनर का। अब नया पार्टनर आ जाएगा तो उसके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटी भी हो जाएंगी। तो जब नया पार्टनर आएगा तो आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर्स विल गेट द फॉलोइंग राइट्स। नया पार्टनर आ गया तो वो खाली वहां पर बैठने के लिए तो आया नहीं है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर के लिए आया होगा। तो जब नया पार्टनर आ गया है तो उसको फर्म के अंदर राइट आ जाएगा कि वो फ्यूचर का प्रॉफिट, जिस दिन से वो आया है
उसके बाद का जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर उसका शेयर हो जाए, तो उसको पहला राइट मिल जाएगा, राइट टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। दूसरा उसको राइट मिलेगा, राइट्स टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, और जो भी असेट्स उसकी फर्म के अंदर ऑलरेडी थी, चल रही थी, जो भी असेट्स फर्म के अंदर ऑलरेडी चल रही थी उसके अंदर भी उसका एक राइट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस एसेट्स के अंदर अपना राइट लेने के लिए एक कैपिटल का पार्ट भी लाया होगा। तो फर्म की फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर उसका राइट होगा, और फर्म की एग्जिस्टिंग एसेट्स के अंदर भी, और जो फ्यूचर में खरीदी जाने वाली भी हैं उन सब में उसका शेयर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि उसके शेयर के लिए ऑलरेडी वो कैपिटल लेके आया होगा। और साथ साथ राइट है तो नेचुरल सी बात है लायबिलिटीज भी होंगी। तो जो भी फ्यूचर्स के अंदर एडमिशन के बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसके एडमिशन के बाद जो भी फ्यूचर लायबिलिटीज या लॉसेस होंगे, जो भी फ्यूचर लायबिलिटीज और लॉसेस होंगे उन सब के अंदर उस पार्टनर का भी हिस्सा होगा, यानी कि वो उन सब के लिए लाइबल होगा। एंड ही इज लाइबल फॉर एनी लायबिलिटीज एंड लॉसेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन। करेक्ट? ये बात बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो खाली प्रॉफिट के लिए तो आएगा नहीं, फर्म के एसेट्स में भी उसका हिस्सा होगा, और फर्म की लायबिलिटीज और फ्यूचर लॉसेस जो भी होंगे उन सब के अंदर हिस्सा होगा, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर भी हिस्सा है उसका। अब अगर फर्म के अंदर जब नया पार्टनर आता है तो नेचुरल सी बात है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका शेयर का पार्ट, जो उनका टोटल कंबाइंड शेयर है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है उसको भी किसी ना किसी तरह का प्रॉफिट शेयर चाहिए। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वो होल शेयर, कंबाइंड शेयर उनका होल शेयर था, पूरा 1 शेयर था, अब उनका कंबाइंड शेयर 1 से कम हो जाएगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। तो इस सैक्रिफाइस के लिए न्यू पार्टनर कुछ ना कुछ पे करेगा, तो उसको गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल जो होती है वो बुक्स में दिखाई नहीं देती, मगर वो बुक्स के अंदर वैल्यूएशन तो रखती है। तो जो नया पार्टनर आएगा इसलिए उसको हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जिन्होंने अपनी शेयर को सेक्रीफाइस किया है उनको कंपनसेट करने के लिए वो गुडविल का जो हिस्सा होगा वो उनको कंपनसेशन के रूप में देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई कि जो नया पार्टनर होता है तो उनको उसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का कुछ शेयर उनके लिए लेके आएगा, जो भी उसका शेयर बनेगा, और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इस रेशो में बांट लेंगे। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन, यानी कि जो आप एडमिशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे उस बारे में बात करते हैं, और अगली क्लास में इससे आगे हम पढ़ाई चालू कर देंगे। तो ये बेसिकली बात है कि इस पूरे होल चैप्टर में क्या आपकी टाइमलाइन होगी, किस किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसा कि आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर चेंज इन पीएसआर का चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कतें या परेशानी है तो प्लीज आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, समझ लें, क्योंकि एडमिशन के अंदर वो सारी बातें रिपीट होंगी जो चेंज इन पीएसआर के टाइम पर हुई थी। क्योंकि एडमिशन होते ही आपको सबसे पहला काम ही यही करना है कि एडमिशन होते ही सबसे पहला काम क्या है, चेंज इन पीएसआर। सबसे पहला काम ही चेंज इन पीएसआर का होगा। चेंज इन पीएसआर इसलिए क्योंकि जब नया पार्टनर आ गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस करने की वजह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। यहाँ गेनिंग रेशो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक आदमी जब एडमिशन लेता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गेन भी हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा पॉइंट जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की आपने एडजस्टमेंट जो आपने चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में पढ़ी थी, वैसे ही एडमिशन के अंदर भी उसकी वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात की जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर आपने अलग से पढ़ा था, जिसको मैंने आपको समझाया था कि अपने आप में ये एक चैप्टर नहीं है, मगर पूरी पार्टनरशिप का एक होल पार्ट होता है।
तो अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन नहीं दे रखी है तो उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ डाटा आवश्यक होता है। इस डाटा की बेसिस पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे और उसी के बेसिस पर उसकी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। और उसके बाद आपने चेंज इन पीएसआर में रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में भी पढ़ा था। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट जो होता है यहां पर भी सेम ही होता है, अलग नहीं होता। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट की जो भी एडजस्टमेंट होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट की जो भी एडजस्टमेंट होगी वो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि नया जो पार्टनर आ रहा है उस समय फर्म की एसेट्स और फर्म की लायबिलिटीज की जो भी वैल्यूएशन है उसके बेसिस पर उससे कैपिटल मंगाई जाएगी। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो भी पैसा, जो भी एवरेज, जो भी उनकी करंट वैल्यूएशन आ रही है उसके बेसिस पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे सर, वो तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे ही। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे आप? फोर्थ पॉइंट आप जो पढ़ेंगे वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि आप चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ते थे कि आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में जो भी चीजें होती हैं बिफोर एडमिशन आपको उनकी एडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में करनी पड़ेगी। क्या बात मेरी समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। और जैसा कि आप रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में जो एडजस्टमेंट करते थे यहां भी आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चेंज इन पीएसआर तो हुई है। तो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पर भी आप सारी एडजस्टमेंट करके यहां दिखाएंगे। और 6 पॉइंट आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके बारे में भी आपने थोड़ा सा पार्ट चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था। इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये एक बेसिक कंसेप्ट था और पूरा ओवरव्यू था कि आपके एडमिशन के चैप्टर में आप बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट करें और नया चैप्टर के अंदर जो कैलकुलेटिव पार्ट है हम अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। Please like, subscribe and share my video. Thank you.